लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हम लोगों ने एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट देखा। तो दो तरीके के जो है रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं हमारे पास एसी सर्किट्स में। तो एक एलसीआर सीरीज होता है, लेकिन हम दूसरा जो लेते हैं वो एलसी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट लेते हैं। एलसी पैरेलल, इसमें आर नहीं लेते हैं। सर्किट में आर है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया एल सी और आर को, तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द मियर यूज ऑफ फेजर कैनॉट हेल्प यू आउट। सिर्फ फेजर्स का इस्तेमाल करके या कोई ऐसा लॉजिक इस्तेमाल करके यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ यू टेक एल सी एंड आर इन पैरेलल, then you will have to use the complex numbers, which we don't want to use here because it's beyond the scope of the 12th standard का syllabus। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट लेंगे। LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब ध्यान दीजिए वो सर्किट की शक्ल कैसी नजर आएगी, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास कनेक्शन है एक L का इंडक्टर का पैरेलल में C के साथ। तो L और C कनेक्टेड हैं पैरेलल में, एंड देन फाइनली दे आर कनेक्टेड विद योर साइन वेव जनरेटर। साइन वेव जनरेटर जिसमें एक डायल लगा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। इसका EMF सभी लोग जानते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। हाँ क्या ना, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एम आई करेक्ट? इसका जो वोल्टेज रहता है EMF वो ऐसा रहता है, जहां पे ओमेगा वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओमेगा डिफाइन किया हुआ है, वहां पे एफ भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ जो है एंगुलर, मतलब एफ जस्ट जो है वो क्या है, एफ ओमेगा क्या है, वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, एंगुलर नहीं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, बस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एनीवे वो नाम छोड़ दो। यहां ध्यान दो, क्योंकि ये एसी सर्किट है तो बेसिकली मैं बनाना तो नहीं चाहता इसके अंदर करंट का डायरेक्शन, बिकॉज एसी सर्किट के अंदर करंट अपना डायरेक्शन 1 सेकेंड में 50 से 100 बार भी चेंज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, उसके हिसाब से वो अपना, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी अलग अलग हो सकती है, और उस हिसाब से करंट भी यहां वहां उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है। करंट यहां जा सकता है, वहां जा सकता है। तो मैं बनाना तो नहीं चाहता, बट इस सर्किट को बिना करंट का डायरेक्शन बनाए एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एक बना रहा हूं। मान लेते हैं किसी वक्त करंट ऐसे जा रहा है, कभी तो जाएगा। करंट कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी तो ऐसे जाएगा। हाँ, वो हो सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल सोर्स भी है ना, तो मुश्किल है। फिर वैसे एलसी ऑसिलेशंस डायरेक्टली तो नहीं हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि सोर्स भी है। अगर कैपेसिटर चार्ज होने पर मैं अगर इसे हटा दूं, यहां से इसे तोड़ दूं, तो इसके अंदर एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नल सप्लाई रहती है तो फिर ऐसे ऑसिलेशंस नहीं हो पाते हैं। गुड क्वेश्चन मिस्टर सिद्धार्थ। सो लिसन, ये है हमारे पास नोड जंक्शन। पर भैया जंक्शन क्या होता है मालूम है ना? तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज नहीं, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्योंकि जंक्शन है ना, यहाँ पे जंक्शन है या नोड है, तो यहां पर आप यूज करेंगे। तो ये करंट दो चीजों में बटेगा, एक IL और एक IC। अरे दो करंट में बटेगा ना, ये IL में बटेगा और IC में बटेगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? करंट आया, जंक्शन पे ब्रेक हुआ, IL इधर गया, IC इधर गया, फिर ये चल के यहाँ आया, यहाँ फिर से जुड़ गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस। तो ये IL और ये IC जो है फिर से जुड़ जाएंगे और यहाँ से वापस से आपको करंट I मिलेगा। इस तरीके से सर्किट चलता रहेगा, राइट। आई होप कि सारे विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ही बेसिक बात मैंने कही है। नाउ लिसन, KCL यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स नोडल लॉ या जंक्शन लॉ। तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, IC प्लस IL, है ना, IC प्लस IL। अरे भाई I किस में बट रहा है, IL में और IC में, हाँ के ना? तो I इज IC प्लस IL इस तरीके का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब IC के बारे में आइए कुछ लिखते हैं।
बट अच्छा इसका नाम मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, बट आई सी क्या है, इट इज आई सी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऐसा क्यों लिखा? अरे वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है उसका जो करंट होता है वोल्टेज से आगे होता है। फेजर डायग्राम बनाया था प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, याद है? तो उसमें करंट जो था वोल्टेज से आगे था 90 से। याद आ रहा है बेटा सभी को? हम लोग ने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में किया था ऐसा कि नहीं किया था? सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि वोल्टेज से करंट आगे है, तो इसीलिए मैंने ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है। यानी कि अरे सिंपली इट इज 90 प्लस थीटा ना यार, इट इज 90 प्लस थीटा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो आईसी की ये वैल्यू है। अरे बेसिकली आईसी जो रहता है वो आईसी नॉट कॉस ओमेगा टी रहता है भाई, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आई होप कि ये बात सभी की खोपड़ी में घुस चुकी है कि आईसी किस तरीके से लिखना है। सो आईसी जो है वो आईसी नॉट है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, एक ही बात है। सो आई सी इज इक्वल्स टू आई सी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। करेक्ट है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ना, उसको कॉस ओमेगा टी लिखा, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से? इसका नाम इक्वेशन ए रख रहा हूं, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब एंड आई एल कैसे लिखूंगा? आई एल में क्या होता है? पीछे होता है ना। अरे जब इंडक्टर लेते हैं तो इंडक्टर का करंट क्या होता है? वोल्टेज से पीछे होता है। सो यहां पे हमें लिखना होगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। किसी को कोई आपत्ति? वेरी गुड, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नाउ लिसन, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं अब ऐसा लिखने वाला हूं, आई एल नॉट साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। किसी को कोई तकलीफ हुई? अरे मैंने माइनस थोड़ा सा बाहर खींच लिया, थोड़ा बाहर, साइन के बाहर नहीं, सिर्फ थोड़ा बाहर खींचा तो ये पलट जाएगा ना। अरे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, हाँ के ना? आर यू गाइस गेटिंग इट? इज द बोर्ड प्रॉपर्ली विजिबल? जस्ट चेक, फुल नीचे तक भी विजिबल है ना? गुड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आगे ध्यान दीजिए प्लीज सारे विद्यार्थी। अरे इसकी शक्ल तो साइन ऑफ माइनस थीटा से मिल रही है। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा, राइट? हाँ के ना? तो ये बन जाएगा आई एल इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अच्छा एक सेकंड, में यहाँ पे आई एल नॉट लिखना भूल गया। आई एल नॉट माइनस आई एल नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। इज इट करेक्ट? हाँ के ना? नो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। अरे साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा है। हाँ क्या ना? सो बेसिकली अच्छा देखो, किसी को यहां पे कोई तकलीफ है ना तो इसको सुधार के लिख लो, आई सी नॉट साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सो ये आपका बन जाएगा आई एल इज इक्वल्स टू आई एल नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और माइनस भी रहेगा, माइनस। ये हो गया इक्वेशन बी। अरे करेक्ट है भाई कि नहीं करेक्ट है? आई होप तुम लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो। नाउ लिसन, बट आई एल नॉट क्या होगा? आई एल नॉट होगा ई बाई एक्सएल, ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई एक्सएल। अरे हाँ क्या ना भाई? अरे आई इज, अरे ये ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ। सो आई एल नॉट इज ई नॉट बाई एक्सएल। सिमिलरली या फिर एंड जो भी लिखना है, आई सी नॉट क्या होगा? ई बाई एक्स सी होगा। इज इट राइट? ये है इक्वेशन सी, ये है इक्वेशन डी। ठीक है, पुट इक्वेशन सी एंड डी इन ए एंड बी, है ना? अरे ए और बी में डालिए, मतलब जहां पे जो भी है, ठीक है? इसलिए रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, बिकॉज आगे पीछे भी हो सकता है। रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, जस्ट ऐसे ही सी और डी ए और बी में डालिए। तो ए इक्वेशन क्या थी?
आई सी इज इक्वल्स टू, आई सी नॉट की जगह पे आ जाएगा ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। वैसे ही आई एल हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, और माइनस भी है, अरे भाई माइनस भी है, ये माइनस लिखा है यहां पे, किसी को कोई तकलीफ, माइनस भी आएगा, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन ई एंड इक्वेशन एफ। पुट इक्वेशन ई एंड एफ इन वन। अब वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी। इज इट राइट? अरे भाई आईसी की जगह पे डाल दिया ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, और जो आई एल था उसकी जगह पे क्या डाल दिया, आई एल की जगह पे क्या डाला, कहां है आई एल, ये देखो माइनस ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी। आईसी की जगह पे वो डाल दिया, आईसी की जगह पे ये, और आई एल की जगह पे वो। हाँ क्या ना, सबकी खोपड़ी में बातें घुस रही, यहां पे किसी को तकलीफ हुई है? गुड। सो लिसन, यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बाहर आ जाएगा, ई नॉट बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी भी बाहर आ जाएगा, अंदर छूट जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। इज इट राइट? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। हाँ, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे ना। सो आई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, 1 बाई एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा सी, और 1 बाई एक्सएल आ जाएगा 1 बाई ओमेगा एल, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो वो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा सी, और यहाँ पे ओमेगा एल आ गया। हाँ के ना? नाउ लिसन, ध्यान से सुनिए, इफ ओमेगा सी बिकम्स इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एल, यानी कि एक्सी बिकम्स इक्वल टू 1 बाई, सॉरी, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल, ऐसा अगर हो गया, एक्सी और एक्सएल बराबर हो गए, 1 बाई ओमेगा एल और ओमेगा सी जो भी है वो बराबर अगर हो गए, तो क्या होगा, आई विल बी मिनिमम, एंड जेड विल बी मैक्सिमम। हो गया ना रेजोनेंस? लिसन, सर्किट में ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना कि दोनों मैच होंगे। अरे आप कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी देंगे, कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा नहीं होगा, कभी कोई बड़ा है कभी कोई बड़ा है, कभी एक्सी बड़ा है कभी एक्सएल बड़ा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि ये इससे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन होगी, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, अकल के पुतलो, ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई एल सी, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी, सो एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट एल सी, यही आने वाला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझे क्या? किधर? हाँ तो ठीक है ना, मैंने मिनिमम क्यों लिखा ये जानना चाह रहे हैं आप लोग, मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा ये जानना चाह रहे हैं आप लोग। भूल रहे हैं कि सर्किट में कुछ भी कोशिश कर लो दुनिया में, भले आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगाया हो, बट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं वायर्स में हर चीज में रहता ही है, बल्कि हर कंपोनेंट में रहता है, इवन इंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस रहता है। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रहेगा, तो इवन दो अदर थिंग्स विल नॉट सर्वाइव, बट दैट आर विल सर्वाइव, सो करंट विल सर्वाइव, बट इट विल बी मिनिमम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? करंट रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं छोटा मोटा है तो करंट भी सर्वाइव करेगा, करंट विल नॉट बिकम जीरो, एग्जैक्टली, करंट विल नॉट बिकम जीरो। सो आई विल बी मिनिमम, जेड विल बी मैक्सिमम। समझ गए? हो गया ना रेजोनेंस? यही फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, ये फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा सी ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आई जो है जीरो नहीं मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। सो बेसिकली इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका जो ग्राफ आएगा आई वर्सेस ओमेगा का, ऐसा ग्राफ आएगा, जहां पे ये क्या होगा, आई मिन, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ओमेगा आर या फिर एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ के ना? और जो दूसरा ग्राफ है जेड वर्सेस ओमेगा का, वो क्या ग्राफ होगा, वो ऐसा होगा, इंपीडेंस विल बी मैक्सिमम ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा आर या फिर एफ आर पे,
और ये क्या होगा, जेड मैक्स। तो ये हो गया आपका एलसी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। इसमें करंट नहीं मैक्सिमम हो रहा, इसमें कोई दूसरी क्वालिटी मैक्सिमम हो रही है जिसका नाम है इंपीडेंस। एलसीआर सीरीज में करंट मैक्सिमम था, एलसी पैरेलल में इंपीडेंस मैक्सिमम है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? गुड। एलसी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, आई होप कि आपको समझ में आया है। बहुत सिंपल एनालिसिस है करंट को दो पार्ट में डिवाइड करने का। करंट जो है आईसी वाला करंट वोल्टेज से आगे रहता है, आईएल वाला करंट वोल्टेज से पीछे रहता है। वही हिसाब से आपको यहाँ पे साइन के साथ में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लेना होगा। इसी को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, दोनों को बस ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप डिस्कशन करेंगे कि ओमेगा सी और माइनस वन बाई ओमेगा एल, ओमेगा सी और माइनस वन बाई ओमेगा एल मैच हो जाएंगे, रेजोनेंस होगा। ये सारी चीजें आपको बात करना पड़ेगी। अरे भाई समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो ये बिल्कुल पिछले वाले का ऑपोजिट है। वहां पर सीधा साधा ओम्स लॉ अप्लाई करके आंसर आ गया था एलसीआर सीरीज रेजोनेंट में। ओम्स लॉ अप्लाई किया, आई इक्वल्स टू ई बाई जेड, और बता दिया एक्सएल एक्सी इक्वल जब हो जाएगा तो बेसिकली करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे ओम्स लॉ के अलावा जो बाद में जो चीज आती है हायर लेवल की, वो है किरचॉफ लॉ, वो अप्लाई करना पड़ा। दैट्स इट, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, सो प्लीज कॉपी दिस डाउन। तो बेसिकली वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे। क्यू फैक्टर, जिसे हम शार्पनेस भी कहते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की शार्पनेस या क्यू फैक्टर आखिर क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जो हमने अभी भी पिछले वीडियोस में बनाया, सीरीज रेजोनेंट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स में बनाया। वही ग्राफ मैं भी वापस से बना रहा हूं, लेकिन कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई होप कि सभी लोग मेरा साथ देंगे इस चीज में। सो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए बेटा। ये ग्राफ रेजोनेंस का ग्राफ है, राइट? इसमें करंट मैक्सिमम हो चुका है इस फ्रीक्वेंसी पर। इस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा नॉट कह दो चाहे ओमेगा आर कह दो, आपकी मर्जी है। इस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो चुका है, हाँ के ना? ये जो वैल्यू है मैक्सिमम करंट की, इसे हम आई नॉट कह देते हैं लेट से, या आई आर भी कह सकते हैं, रेजोनेंट करंट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इसका जो 70% है, 70%, इस करंट की जो वैल्यू है 70%, वो यहां कहीं होगी। ये जो पूरे का 70% वैल्यू वो ये होगा। अरे अगर यहां से यहां तक ये पूरा 100 है तो 70 कहीं यहां होगा, हाँ के ना? अरे यहां से वहां 100 है तो 70 कहीं यहां होगा ना, अप्रोक्सीमेटली। तो आई नॉट बाई रूट टू जहां है, वहां से आप एक सा लाइन बनाइए कर्व को कट करता हुआ, और फिर उस लाइन को नीचे लीजिए, तो आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। इसे हम कहते हैं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और इसे कहते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसीज है जिसमें पावर हाफ हो जाता है। यहां पर हाफ पावर है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे सर हाफ पावर कैसे हो गया? एवरेज पावर कंज्यूम्ड का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, आई नॉट बाई रूट टू ई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव, ऐसा कुछ हुआ करता था, याद आ रहा है? ये तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 क्यों हो जाएगा? फाइव 0 हुआ, कॉस 0 1 हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कॉस फाइव 1 हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बात चल रही है रेजोनेंस की। रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी मर चुके हैं, बचा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब रहता है तो रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज
साथ में चलते हैं, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, याद आ रहा है? तो फाई इज 0, cos 0 इज 1। अब ध्यान दीजिए, P एवरेज हो गया I नॉट E नॉट बाई 2, सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ पावर। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है ये, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा बाय द वे मैंने ओमेगा लिखा है तो यहां पे भी ओमेगा लिखना पड़ेगा, सो ओमेगा या एफ, अगर एफ लिख रहा हूं तो एफ लिखना पड़ेगा। अभी ओमेगा यू ओमेगा आर से थोड़ा बड़ा है बाय डेल्टा ओमेगा अमाउंट, एंड ओमेगा एल जो है वो ओमेगा आर से थोड़ा छोटा है बाय डेल्टा ओमेगा अमाउंट। अरे ओमेगा एल ओमेगा आर से छोटा है, ओमेगा यू ओमेगा आर से बड़ा है बाय सम अमाउंट, वो अमाउंट है यहां से यहां तक का डेल्टा ओमेगा। समझ पा रहे हैं आप सारे विद्यार्थी के नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, राइट? फैंटास्टिक। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां से यहां तक की चौड़ाई कहलाती है बैंडविड्थ। यहां से यहां तक की चौड़ाई इसे बैंडविड्थ कहते हैं, ये पूरी चौड़ाई, दिस इज बैंडविड्थ। क्या है ये? बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ इज सिंपली अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सो अपर साइड बैंड का जो वैल्यू है वो है ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और लोअर साइड बैंड है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, राइट? ओमेगा आर कैंसल हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला 2 डेल्टा ओमेगा। इज इट करेक्ट? हाँ के ना अकल के पुतलो? राइट है ये। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो तो ओमेगा आर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, और बैंडविड्थ है 2 डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर क्यू ऐसे डिफाइन किया गया है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा आर और बैंडविड्थ है 2 डेल्टा ओमेगा। सो ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या क्वालिटी, इसमें क्या शार्पनेस? लिसन वेरी केयरफुली, किसी सर्किट में ऐसा इस तरीके का रेजोनेंस का ग्राफ आ रहा है, बट कुछ सर्किट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें रेजोनेंस का ग्राफ कुछ ऐसी शक्ल का आए, समथिंग लाइक दिस। अगर इस तरीके का ग्राफ आता है तो ये हो गया इसका आई नॉट। अरे ये पार्ट क्या हो गया? आई नॉट हुआ कि नहीं हुआ? और इसका 70% अगर आप देखेंगे, इसका 70% समवेयर हियर यहां होगा आई नॉट बाई रूट 2। ये आई नॉट बाई रूट 2 को मैं 70% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लेसन, हाँ नहीं ये देखो 1 बाई रूट 2 जो होता है ना, ये क्या होता है? 0.707 होता है। तो आई नॉट बाई रूट 2 क्या हो जाएगा? 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि नियरली 70% ऑफ आई नॉट। हाँ क्या ना? तो 70% पे जब आप यहां देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो यही है मान लो, लेकिन साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज बहुत ही करीब आ चुकी हैं। हाँ क्या ना? तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज करीब आ चुकी हैं, बैंडविड्थ छोटा हो चुका है, क्वालिटी बढ़ चुकी है। बैंडविड्थ छोटा हो गया, क्वालिटी बढ़ गई। क्वालिटी बढ़ने का मतलब ये है कि ये जो सर्किट रहेगा, ये इससे बेहतर इस मामले में है कि ये बाकी फ्रीक्वेंसीज को दबा रहा है, काट रहा है, फिल्टर कर रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब ये और इसके एकदम नजदीक वाली फ्रीक्वेंसी बस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। जब आप जो रेडियो ट्यूनर लेते हैं, रेडियो पुराना वाला डब्बे जैसा, इतना बड़ा ट्यूनर, उसका डायल घुमाते हैं, रेडियो ट्यूनर का डायल, तो यहां ले गए तो खर 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 आवाज आती है, यहां ले गए तो खर 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 नॉइज आती है, कहीं बीच में एकदम प्रॉपर आवाज आती है। लेकिन कोई रेडियो ऐसे भी होते हैं इससे ज्यादा अच्छे वाले, यहां ले जाओ तो कट, बिल्कुल ब्लैंक, कोई आवाज नहीं, इधर ले गए तो बिल्कुल ब्लैंक, कोई आवाज नहीं, और एक ही वैल्यू पे आवाज परफेक्टली आएगी।
यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी। यहाँ हल्का सा इधर किया तो थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन गाना आएगा, नॉइस नहीं आएगी। इधर भी किया तो थोड़ी सी आएगी, गाना आएगा, लेकिन नॉइस नहीं आएगी। बीच में एकदम ज्यादा आवाज आएगी गाने की, तो उसकी शार्पनेस ज्यादा अच्छी है ना, वो एक अच्छा फिल्टर है। तो एलसी सर्किट और कहां इस्तेमाल होता है? फिल्टर सर्किट्स में, फिल्टर में। एलसीआर सीरीज रेजोनेंट जो था, एलसीआर सीरीज रेजोनेंट, वो करंट को मैक्सिमम कर रहा था, इंपीडेंस को मिनिमम कर रहा था। उसे नाम देते हैं हम लोग एक्सेप्टर सर्किट। हाई करंट को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर। एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट का दूसरा नाम एक्सेप्टर। एलसीआर सीरीज एक्सेप्टर, क्या नाम है? एक्सेप्टर सर्किट। और एलसी पैरेलल, ये क्या कर रहा था? हाई करंट को मार दे रहा है ना? करंट को मैक्सिमम नहीं बना रहे, इंपीडेंस को मैक्सिमम बना रहे हैं। इसका नाम है रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मान लो रिजेक्ट करने वाला बंदा है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, ऐसे इनके नाम रखे गए। ये जितना पतला होगा, जितना पतला पीक होगा, जितना पतला, उतना बेहतर फिल्टर है, क्योंकि बाकी फ्रीक्वेंसी को दबा के एक ही फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। तो शार्पनेस बढ़ गई ना, शार्प हो रही है ना पीक। ये फैली पीक है, फ्लैट पीक है, ये शार्प पीक है, तो शार्पनेस इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। क्वालिटी फैक्टर, quality factor is defined as the ratio of the resonant frequency to the bandwidth of the circuit. Are you understanding the point? So ये I hope कि भाई सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ये क्या चीज है। LC सीरीज एंड पैरेलल जो सर्किट्स होते हैं, इनका काम होता है कुछ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करना और कुछ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करना। लिसन, आप लोग जो बचपन से सुनते आए थे कि FM 92.7, रेडियो मिर्ची 93.5, व्हाटएवर, रेडियो सिटी 94.8, काली मिर्ची, तो ऐसे करके अलग अलग आप लोगों ने नाम सुने हैं रेडियो के। ये 92.7, 93.5 आखिर है क्या? ये फ्रीक्वेंसी किसकी? आपकी आवाज की। ये उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो सिग्नल आपकी आवाज लेके जाएगा। जो एक कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी है, कैरियर। लिसन लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए। आपकी जो आवाज है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और ऊपर से ये प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव, साउंड वेव, प्रेशर वेव है। ये रास्ते में आने वाली रुकावटों से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए आप जब चीखते भी हैं तो मुश्किल से 100 मीटर तक भी आवाज नहीं जाती है प्रॉपरली। तो ये आवाज डायरेक्टली हवा में छोड़ के पूरे मुंबई को गाना नहीं सुना सकते। मैं एक जगह पे खड़े जाऊं, नाचने लगूं, तेरा सुरूर गाना गाने लगूं, तो मेरी आवाज पूरे मुंबई को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये प्रेशर वेव है, बहुत जल्दी मर जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। लिसन, अब मैं क्या करता हूं कि इसको माइक पे गाता हूं, माइक पे। तो माइक पे जब गाता हूं तो मेरी जो प्रेशर वेव्स हैं वो माइक के डायफ्राम को हिट करती है। मेरी प्रेशर वेव माइक के डायफ्राम को हिट करती है, और डायफ्राम हिलने से इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, प्योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये प्योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तो वही फ्रीक्वेंसी है जो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी है, और वही डायफ्राम के हिलने की फ्रीक्वेंसी है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, जो कि बहुत कम है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कम फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी की बात नहीं चल रही है। एम्पलीफायर लाउडनेस बढ़ा सकता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकता है। हमें लाउडनेस की बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है इंटेंसिटी की। हाँ, तो लाउडनेस बढ़ना एक अलग चीज है, लाउडनेस बढ़ना एक अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसमिशन की, दूर से दूर ट्रांसमिशन की। दूर से दूर ट्रांसमिशन करना है तो फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, बिकॉज थियरी ऑफ रेडिएशन कहता है कि जितना छोटा वेवलेंथ होगा, यानी कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसके स्क्वायर को पावर डिपेंड करती है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर। सो आप जस्ट सोचो कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल ही कर दी खाली, तो पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, द थियरी ऑफ एंटीना सेज दैट पावर रेडिएटेड विल बी स्क्वायर। तो 2 गुना अगर आपने खाली फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो पावर जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। पावर ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी, हमें दूर तक पहुंचाना है, नजदीक में ही लोगों को ज्यादा नहीं सुनाना है, लोगों के कान नहीं फाड़ना है। वही कम चीज
दूर तक जाना चाहिए। तो वेवलेंथ छोटी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा को दूर पहुंचाना है, उसका डिस्टेंस लंबा करना है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए, समझिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईशानी जी समझ पा रही हैं आप? गुड। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। थियरी ऑफ एंटीना कहता है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पावर जो निकल रहा है उससे वो स्क्वायर में बढ़ता है। तो हमने क्या किया मालूम है? हमारा जो सड़ा हुआ तुच्छ सा 20,000 हर्ट्ज है जो मुंह से निकल रहा है, उसको हमने पहले 20,000 हर्ट्ज का सिग्नल बनाया इलेक्ट्रिकल, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने चढ़ाया कैरियर वेव पे। कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। तो जो 92.7 है ना, वो जानते हो क्या है? 92.7 मेगा हर्ट्ज है। मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब 10 लाख हर्ट्ज। तो हमने 20,000 हर्ट्ज की चीज को 10 लाख हर्ट्ज पे चढ़ा दिया, सुपर इंपोज कर दिया, और फिर उस 10 लाख हर्ट्ज को हमने फेंक दिया हवा में। तो अब सोचो, मैंने तो कहा था कि खाली डबल कर दोगे फ्रीक्वेंसी तो पावर 4 गुना होगा। यहां पे हमने डबल नहीं किया है। अरे आप किलो हर्ट्ज में थे, किलो हर्ट्ज में 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मुंह से निकल रहा है 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। तुमने 1000 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 1000 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 10 लाख गुना पावर बढ़ गया। तो मेरी आवाज जो यहीं जाके मर जाती, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी अगर जाता ना तो मर जाता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी मर जाता। मेरी आवाज जल्दी मर जाती, इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ा दूर मरता, लेकिन मुश्किल से 1 किलोमीटर पहुंचता, बस दैट्स इट। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर सिग्नल है, इसको जब एंटीना से छोड़ा जाएगा तो ये कम से कम 50 से 100 किलोमीटर इजीली जाएगा, और उतना ही बड़ा रेडियस होता है किसी भी शहर का। कोई भी शहर 50-100 किलोमीटर के ऊपर का रेडियस का नहीं होता है इन जनरल। होता होगा दुनिया में एक आध, आई डोंट नो, पर जहां तक मैं जानता हूं नहीं होता है। नहीं, एंटीना जो है वो खाली इधर थोड़ी ना फेंक रहा है, एंटीना तो इधर भी फेंकेगा ना, एंटीना इधर भी फेंकेगा, हर डायरेक्शन में। नहीं, पावर जो जनरेट हो रही है वो तो फैलेगी तो पूरे इसमें ना, वेव तो पूरे इसमें फैलेगी ना, हर जगह पे, हर डायरेक्शन में। तो वेव हर डायरेक्शन में फैलती है। तो 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 50 से 100 किलोमीटर। अरे इसीलिए तो भाई हर शहर में आपको एक अलग अलग रेडियो जॉकी रखना पड़ता है, रेडियो स्टेशन रखना पड़ता है, और शहर के हिसाब से रखना पड़ता है। अब आप हिंदी गाने सुनाएंगे साउथ इंडिया में तो वो लोग थोड़ी ना सुनेंगे। आप मुंबई में सुनाएंगे भोजपुरी गाने, बिहार में सुनाएंगे मराठी गाने। तो एक तो ये भी रीजन है कि आपको रीजनल एफएम स्टेशन चाहिए। तो मान लो कि मैं अरबपति आदमी हूं और मैंने खरीदा 92.7 एफएम, तो 92.7 मैंने पूरे इंडिया का खरीद लिया है। अब 92.7 मुंबई में भी मेरा चलेगा, बैंगलोर में भी मेरा ही चलेगा, लेकिन यहां की लड़की जो रेडियो जॉकी होगी, रेडियो जॉकी, वो कहेगी गुड मॉर्निंग मुंबई, हेलो मुंबई। वहां की लड़की कहेगी हेलो बैंगलोर। ये मुंबई वाले गाने बैंगलोर में सुनाई नहीं देंगे क्योंकि इसका रेडियस सिर्फ 100 किलोमीटर का है। हाँ, बीच में हम रिपीटर्स, बाउंसर्स लगा के रिपीट करके सिग्नल भेज सकते पूरे इंडिया में, लेकिन क्यों भेजेंगे? डिले होगा, वो सब चीज है, डिले तो बात की बात है, हम क्यों भेजेंगे? हमें जरूरत भी नहीं है ना, पूरे इंडिया को एक ही बात थोड़ी ना सुनानी है। हाँ, दूरदर्शन चैनल की बात अलग है, दूरदर्शन चैनल हो गए, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, वो हिंदी में ही चलता है और वो पूरा इंडिया को सुनाता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड, वो एक अलग चीज है। तो लेकिन वो फिर ये लगा रहा है, रिपीटर्स लगा रहे हैं। वो बहुत डिले होने चाहिए। नहीं, बहुत डिले नहीं, देखो डिले का, देखो सुनो, नहीं सुनिए, साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड है। डिले कहां पे होता है? डिले अगर हुआ भी तो मुश्किल से 2 सेकंड का डिले, 3 सेकंड का डिले होगा, और वो भी कहां होगा? आपकी आवाज रिसीव किया एक रिपीटर ने, उसने आवाज को लिया अटेन्युएशन से पहले, आवाज को लिया, आवाज को लेने के बाद उसे एम्पलीफाई किया और रीट्रांसमिट किया। तो वो प्रोसेस में बहुत माइन्यूट सा डिले हो सकता है, अदरवाइज डिले का कोई सवाल नहीं। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड डिले इज नॉट अ डिले एट ऑल। हालांकि अब तो दुनिया में लाइव भी लाइव नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है, करप्शन इतना है कि लोग लाइव में भी 20 सेकंड की बफरिंग करते हैं, लाइव ट्रांसमिशन में भी। और अगर कुछ ऐसा, जैसे खास करके न्यूज में, ताकि अगर कोई कुछ गलत बोल गया तो उसको उसी वक्त काट सके। जब लाइव चलता है ना तो पूरी टीम खड़ी होती है काटने के लिए वो पार्ट। अगर कुछ भी गलत बोल दिया लाइव सेशन में तो उसको काट देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सो ऐसा करके लोग करते हैं, 20 सेकंड्स का बफर क्रिएट करते हैं। बट एनीवे लिसन, वो सब बातें छोड़िए। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है 92.7 मेगाहर्ट्ज, ये वो फ्रीक्वेंसी जो सरकार ने आपको दी है कि आप अपने गाने इस फ्रीक्वेंसी को चढ़ा के छोड़ो।
93 पॉइंट वाले को 93.5 दिया है। मैं गाना बजा रहा हूं तेरा ही जलवा, वो भी बजा रहा है तेरा ही जलवा, लेकिन दोनों जलवा इंटरफेयर नहीं हो रहा है। दोनों इंटरफेयर नहीं हो रहा है, दोनों दूसरे को काट नहीं रहे। रीजन क्या है? मैंने वही गाना वही फ्रीक्वेंसी का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चढ़ाया है। मैं 92.7 पे फेंक रहा हूं, वो 93.5 पे, और इंटरफेरेंस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो काटेगा, एक गाना दूसरे गाने को काट देगा हवा में, लेकिन गाना कटेगा ही नहीं। कब? जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इसीलिए सरकार ने सबको फ्रीक्वेंसी बेचा हुआ है। मान लेते हैं कल को जाके आप एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप बन गए। अब आपको थोड़ी खुजली आई, अब आपने मार्केट में गए, लैमिंगटन रोड चले गए, अपना जो लैमिंगटन रोड है मुंबई सेंट्रल के आगे, ग्रांट रोड के आगे, वहां पे सब कुछ मिलता है। तो बेसिकली आप वहां से एलसी ऑसिलेटर सर्किट लेके आ गए, कुछ एक एंटीना लेके आ गए, माइक स्पीकर लेके आ गए, कन्वर्जन का वो ट्रांसड्यूसर्स ले आए, सब चीज लाके आपने स्टार्ट किया, उसको चला दिया, बना के पूरा उसका पूरा का पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है कैसे बनाना है। और आपने एक लोकल रेडियो बना दिया और आपने माइक से ठक 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 करके बोलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप अपना गाना गा के पूरे एरिया को गाना सुना सकते हैं। जो भी ट्यून कर रहा होगा आपका रेडियो, मतलब अपना रेडियो घुमा रहा होगा, आपका गाना पूरे के पूरे इलाके में बज रहा होगा, और फिर बाद में इलाके में एक सायरन बज रहा होगा जो कि आएगा आपके घर पे, घर ठोकेगा और आपको ससुराल ले जाएगा। सो पुलिस आपके घर पे आ जाएगी और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि ये इलीगल है। अपने मुंह से पूरे एरिया को गाना सुनाना इलीगल है। लिसन, अब आप बोलेंगे सर ये इलीगल क्यों है? इलीगल इसलिए है, आप वो काम फ्री में कर रहे हो जिस काम के सरकार 100 करोड़ रुपए चार्ज करती है। ये जो रेडियो स्टेशन जिसको बेचे जाते हैं ना, ये रेडियो स्टेशन 92.7 किसको बेचा, तो ऐसे नहीं बिका है, इसका टेंडर निकलता है, इसकी बिडिंग होती है, लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में कोटेशन जाता है, सबसे हाईएस्ट बिडर को वो चीज मिलती है, जिसमें 100 करोड़ रुपए मिनिमम दिखाना पड़ता है बैंक अकाउंट में कितना है हमारे पास मेंटेन करने के लिए। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम बेचना। सरकार स्पेक्ट्रम बेच रही है, हवा बेच रही सरकार वो बेच रही हवा कि भाई यहां से यहाँ की हवा तुम्हारे लिए 92.7 की हवा, ये इसमें लो और इसमें तुम हवा में दौड़ाओ चीजें, और वहां पे तुम फ्री में अपना बाथरूम सिंगिंग करके सुना रहे हो लोगों को, तो कैसे चलेगा? तो ये सब बिकता है। मिलिट्री के लिए अलग है, मिलिट्री के लिए डिफरेंट हवा है, उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। वो फ्रीक्वेंसी पे ना रेडियो चलेगा, ना वॉकी टॉकी चलेगा, ना टीवी चलेगा। टीवी चैनल्स का अलग है, टीवी का एक अलग फ्रीक्वेंसी दे दिया है, टेलीफोन लैंडलाइन का एक अलग दिया हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन का अलग दिया हुआ है, आर्मी का अलग दिया हुआ है, ताकि किसी का किसी से भी इंटरफेरेंस ना हो। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल ने उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी खरीद लिया है, एक एक फ्रीक्वेंसी हर चैनल ने खरीदी हुई है। और जो एचडी चैनल है उनको बड़ा बैंडविड्थ और खरीदना पड़ता है। जो बड़े बड़े एचडी चैनल वाले, अब जो एचडी क्या 4K एचडी वाले रहेंगे उनको और महंगा पड़ेगा, और खरीदना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन ज्यादा है, क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। वरना सुनो, तुम्हारे मोबाइल में एक से एक क्वालिटी की बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक क्वालिटी के वीडियोस भी होते हैं, एक से क्वालिटी के ऑडियो भी होते हैं। अब लिसन, तुम ये मोबाइल लेके कभी किसी को लैंडलाइन पे फोन लगाओ और मोबाइल में से कोई गाना लेके इस फोन पे लगा के उसको सुनाओ, उसको वहां पे ना आधे बीट सुनाई देंगे, आधी चीजें सुनाई देंगी, आधी चीज सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि ये फोन के लिए जो उन लोगों ने अलॉट किया है ना, बहुत ही छोटा सा बैंडविड्थ अलॉट किया है। क्योंकि उनको क्या लगा, लोग थोड़ी ना गाने एक दूसरे को यहाँ से वहां सुनाएंगे, कि गांव में कोई बैठे उसको यहाँ से मोबाइल से गाना सुना रहे हैं लैंडलाइन पे लगा के, उनको लगा सिर्फ आवाज ही सुनाएंगे ना, लोग बात ही करेंगे ना, तो बात के लिए उतना काफी है। तो बहुत बारी बारी बैंडविड्थ दी गई है, तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को काट देता है, फिल्टर आउट कर देता है। नहीं, हमारा कौन सा मोबाइल का? नहीं, मोबाइल के अंदर बैंडविड्थ बहुत अच्छा है, मोबाइल बहुत सारी चीजें कैच करता है, और लेकिन ये कैच नहीं करता है। कौन सा मतलब, यानी कि जो आपका लैंडलाइन है उसको बहुत छोटा सा बैंडविड्थ दिया हुआ है एक नॉर्मल वॉइस के लिए, तो इसलिए इसमें ना फोन पे आवाज भी अलग लगती है इंसान की, क्योंकि वो पूरी प्योर क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, पूरी प्योर जो क्वालिटी चाहिए आवाज की वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। अरे सारा खेल बैंडविड्थ का है, सारे पैसे बैंडविड्थ के हैं। ये जो महंगे महंगे कंपनीज हैं, JBL है, सेनाइजर है, जाब्रा है, ये जो भी है, बोट है, वॉट एवर जो भी है, सब जो बेच रहे हैं इतना महंगे महंगे ईयरफोन्स, ये जो ईयरफोन्स बेच रहे हैं इतना महंगा, डॉक्टर ड्रे, बीट्स, बोस, अरे इन लोग बैंडविड्थ का पैसा ले रहे हैं। ये आपको एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाएंगे, जैसा जो रिकॉर्ड हुआ है स्टूडियो के अंदर, अगर हर चीज बजी है, एक छोटे से छोटी चीज भी बजी है, उसकी भी आवाज आपको कान में सुनाई दे। वो क्वालिटी लाने के लिए इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट वैसा बनाया है, डिवाइस ऐसा बनाया है कि उसकी बैंडविड्थ इतनी अच्छी है।
और जो रास्ते पे जो 50-100 रुपए का जो नहीं मिलता है, वो ट्रेन में आता है लेके वो बेचने के लिए हेडफोन, वो जो 3 दिन के वजह से एक कान बंद हो जाता है जिसका, बहुत तकलीफ होती है यार। उसका एक एक कान 3 दिन के बाद बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों बंद होता है, और 6 दिन के बाद दूसरा कान भी बंद हो जाता है उसका। तो ये जो रहता है वाहियात सा, लेसन लेसन बहुत फर्क होता है। सुनो, आज से कुछ 8-10 साल पहले की बात है, तो मैं तो नॉर्मली ऐसी एक कोई तो कंपनी था, शायद JBL का था कि किसका, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका मेरे पास एक हेडफोन था। उस टाइम पे थोड़ा ठीक ठाक सस्ता था, तो शायद वो 3-4 हज़ार का होगा, पहले 1,000 का कुछ ऐसा था। वो मैं लेके लगा के कान में घूम रहा था, और उसमें अच्छे से सब क्वालिटी की साउंड सुनाई देती थी। पहली बार उस टाइम पे मैंने देखा कि कोई ट्रेन में लेके आया, बोला 100 रुपये में, 100 रुपये में हेडफोन। अरे मैं बड़ा खुश हो गया, बोला यार 100 रुपये में भी हेडफोन मिलता है तो मस्त है ये। तो मैंने हेडफोन वो ले लिया, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा रख लेते हैं स्पेयर, है ना, अगर एक खराब हो गया तो इससे सुन लेंगे। तो मैंने ऐसे ही बस किसी दिन क्या किया, वो JBL का साइड में हटाया, इसको लगा के सुनने लगा। अब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो गाना नहीं, उस टाइम पे मूवी रिलीज हुई थी भूल भुलैया 1, तो भूल भुलैया 1 जब रिलीज हुई थी तो वो गाना एक बड़ा चला था, वो कौन सा, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो वो जो गाना है उसके अंदर, मतलब आपको पता है, आपने अगर साउंड ध्यान से सुना हो तो वो गाने के स्टार्टिंग में ना वो राम 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 बैकग्राउंड में आता है, और ऐसा करके यहाँ पे म्यूजिक आती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर राम राम करके बजता है। अरे वो गायब कर दिया चाइना के फोन ने, चाइना के हेडफोन ने गायब ही कर दिया, कुछ पीछे सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज काट दी ना, बीट सारी ना कुछ आ रहा है, बस ऐसी छन 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 करके बज रहा है। तो सब बैंडविड्थ का खेल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सारा खेल बैंडविड्थ का है। जितना अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा बैंडविड्थ होगा, उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी उतनी वो सिलेक्ट करेगा, और सारी फ्रीक्वेंसी। हमको वहाँ बड़ा बैंडविड्थ चाहिए, हम फिल्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा बैंडविड्थ चाहिए। तो हाई क्वालिटी चैनल्स होते हैं ना, तो वो बड़ा बैंडविड्थ खरीदते हैं, हर चीज ट्रांसमिट करते हैं, एवरी फ्रीक्वेंसी दे ट्रांसमिट, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई डेटा ये करना है। अंबानी ने जो 1 लाख करोड़ का जो लोन लेके 4G बनाया था, क्या चाहिए था? बैंडविड्थ चाहिए था, बड़ा बैंडविड्थ, जिसमें एक साथ बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट हो सके। पेज का खुलना, डेटा ट्रांसमिट होना ही तो है। तुम एक वेब पेज खोलते हो, वो लोड होता है क्योंकि डेटा बहुत धीरे धीरे आ रहा है, डेटा इतना तेज जा ही नहीं रहा है। लेकिन 4G में क्या हो गया, एक साथ डेटा एकदम फटाक से आता है, फटाक से पूरी वेबसाइट खुल जाती है, सब कलर्स पिक्चर्स सब अपीयर हो जाते हैं। तो बड़ा बैंडविड्थ है, ज्यादा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो वहां पे हम ऑप्टिकल केबल्स यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, क्योंकि लाइट की डेटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव्स व्हिच आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द मोबाइल फोन। माइक्रोवेव जो मोबाइल फोन से निकलती हैं, रेडियो वेव जो निकलती हैं, उनसे बहुत ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर्स। सो 4G डेटा पॉसिबल हुआ उस ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एनीवे, हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए डिस्कशन में। हमें तो सिर्फ ये बात करना थी कि अगर आपको फिल्टर आउट करना है कुछ फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली ये जितना पतला होगा उतना बेस्ट है, बैंडविड्थ जितना कम होगा उतना बेस्ट है। फिल्टर आउट करना है तो अगर आपको सिलेक्ट करना है सारी फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ बड़ा होना चाहिए। जैसे कि म्यूजिक सुनने में हमको लेना है ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज, वायलिन, पियानो, सितार, गिटार, संतूर, हर चीज बजे। संतूर सिर्फ साबुन नहीं, संतूर एक अपना इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे थे मिस्टर कार्तिक? वो तो अब बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है, पूरा इंजीनियरिंग लेवल का। वो क्रॉस कनेक्शंस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी ना कभी उसके बारे में। बट फिलहाल आप लोग जो है इस चीज को कॉपी कर लीजिए प्लीज।